ऊर्जा और उत्साह के साथ इस नए गहन अध्ययन सत्र की शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी चर्चा है ना, वो सच में बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बिल्कुल एक ऐसी किताब जिसने इतिहास रचा है। हाँ, बिल्कुल। हम एक ऐसी सामग्री पर बात कर रहे हैं जिसने पिछले लगभग 90 सालों से लोगों के सोचने, बात करने और व्यवहार करने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है। मतलब डेल कार्नेगी की 1936 की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और आज हमारे पास सिर्फ वो किताब नहीं है। सही कहा। इस चर्चा के लिए हमारे पास कई विस्तृत सारांश है, खुद लेखक द्वारा लिखी गई लंबी प्रस्तावना है और साथ ही कुछ बहुत ही तीखी आधुनिक आलोचनाएं भी हैं। जो कि इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाती हैं। एकदम। तो इस गहन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि मानवीय संबंधों को आखिर कैसे प्रबंधित किया जाए। ऐसी क्या बात है कि इस किताब की 3 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं? इसे सफलता का मूल मंत्र क्यों माना जाता है? और सबसे जरूरी बात, क्या इसके तरीके आज के इस आधुनिक समय में वाकई काम आते हैं या फिर ये सिर्फ चापलूसी और दिखावा है? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है, जो कार्नेगी फाउंडेशन के ही एक व्यापक अध्ययन से निकलकर आया था। वो 15% वाला आंकड़ा। हाँ, वही। उस अध्ययन के निष्कर्ष काफी हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सफलता में, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग या आईटी जैसे तकनीकी क्षेत्रों में भी, उसकी तकनीकी जानकारी या टेक्निकल नॉलेज का योगदान सिर्फ 15% होता है। सिर्फ 15%? तो बाकी का 85%? बाकी का 85% योगदान ह्यूमन इंजीनियरिंग का होता है। ह्यूमन इंजीनियरिंग मतलब मानवीय व्यवहार कौशल और नेतृत्व। बिल्कुल, लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता। ये आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि चाहे आप कितने भी शानदार क्यों ना हो, अगर आप लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं जानते तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी। ये सच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 85% सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोगों से कैसे पेश आते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं इस चर्चा की नियम स्पष्ट कर दूं। हाँ, ये जरूरी है। हमारे पास जो सामग्री है उसमें इस किताब की बेपनाह प्रशंसा और बहुत तीखी आलोचना दोनों शामिल हैं। इन आलोचनाओं में कुछ आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी हैं, लेकिन इस चर्चा में हम किसी भी विशेष विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका पक्ष नहीं लेंगे। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ इन विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है, ताकि सुनने वालों को एक संपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण मिल सके। तो ठीक है, आइए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं किताब के पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत से, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। कार्नेगी का मानना था कि आलोचना करना मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसा है। और इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या कहता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। इंसान का दिमाग तर्क से ज्यादा भावनाओं पर चलता है। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण सामने आता है एल कैपोन और डच शूल्ट्ज जैसे कुख्यात अपराधियों का। ओह, जो इतने हिंसक थे। हाँ, ये इतने हिंसक और खतरनाक थे, न जाने कितने लोगों की जानें ली। लेकिन जब इनके पकड़े जाने पर इनसे बात की गई तो इन्होंने खुद को निर्दोष और शांतिप्रिय बताया। मतलब उन्हें लगता था कि वो सही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एल कैपोन को लगता था कि वो तो लोगों की मदद कर रहा है और समाज उसे समझ नहीं पाया है। अब इस मुद्दे को ऐसे समझिए कि अगर इतने बड़े अपराधी खुद की आलोचना नहीं कर सकते, तो एक आम इंसान जिसे हम किसी छोटी सी गलती पर टोकते हैं, वो अपनी आलोचना कैसे बर्दाश्त करेगा? वो तो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। एकदम सही। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने इस पर एक बड़ा शोध किया था। स्किनर ने साबित किया था कि आलोचना या सजा देने से व्यवहार में कोई स्थायी बदलाव नहीं आता, बल्कि ये इंसान को रक्षात्मक बना देता है। हाँ, वो व्यक्ति अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने के लिए सैकड़ों तर्क गढ़ लेता है। मुझे लगता है ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी गलती करे तब भी उसे कुछ न कहा जाए? जैसे अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही रोचक किस्सा इन किताबों में मिलता है। वो जनरल मीड वाला किस्सा? हाँ, लिंकन शुरू से ऐसे शांत नेता नहीं थे, लेकिन सिविल वॉर के दौरान एक बेहद नाजुक मौका था। दुश्मन सेना का नेता जनरल ली एक नदी के पास फंसा हुआ था और बारिश हो रही थी। और लिंकन ने जनरल मीड को तुरंत हमला करने का आदेश दिया था। बिल्कुल, क्योंकि ये युद्ध खत्म करने का सुनहरा मौका था।
लेकिन जनरल मीड ने आदेश नहीं माना, देर की और जनरल ली को भागने का मौका मिल गया। लिंकन इस बात से बेहद गुस्से में थे। उन्होंने मीड को एक बहुत ही तीखा आलोचनात्मक पत्र लिखा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि लिंकन ने वो पत्र कभी भेजा नहीं। बिल्कुल नहीं भेजा। वो पत्र उनकी मौत के बाद उनके कागजातों में मिला। लिंकन ने वो पत्र लिखा, अपना गुस्सा कागज पर निकाला, पर भेजा नहीं। क्योंकि लिंकन समझ गए थे कि अगर वो पत्र भेजते हैं तो मीड अपनी गलती पर पछताने के बजाय खुद को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। आलोचना से अक्सर मन में क्रोध पैदा हो जाता है, इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। और इसी भावना को एक बेहद मार्मिक कविता फादर फॉरगेट्स के जरिए भी समझाया गया है, जहां एक पिता रात के अंधेरे में अपने सोते हुए बच्चे के पास जाता है। हाँ, उसे एहसास होता है कि वो दिन भर अपने बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर कितनी आलोचना करता रहा। वो समझ जाता है कि वो एक बच्चे से किसी बड़े इंसान जैसी उम्मीद कर रहा था। ये आधुनिक पेरेंटिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इंसान के अंदर की एक गहराई में छुपी हुई भूख, महत्वपूर्ण महसूस करने की लालसा। एग्जैक्टली। खाना, पानी और नींद की तरह ही हर इंसान के अंदर महत्वपूर्ण महसूस करने की एक गहरी लालसा होती है। जॉन डी रॉकफेलर ने इस एहसास को पाने के लिए अस्पताल बनवाए। और दूसरी तरफ जॉन डिलिंजर था। हाँ, जिसने इसी महत्वपूर्ण बनने की भूख को मिटाने के लिए एक कुख्यात गैंगस्टर बनने का रास्ता चुना। इंसान इस एहसास को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो जब आलोचना काम नहीं करती और हर किसी को महत्वपूर्ण बनने की लालसा है, तो रास्ता बचता है प्रशंसा का। लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सच्ची प्रशंसा और चापलूसी के बीच का अंतर कैसे तय होगा? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। चापलूसी सिर्फ दांतों के बाहर से आती है, वो स्वार्थी होती है, जबकि सच्ची प्रशंसा दिल से आती है। हाँ, जैसे डिट्रॉइट की एक कक्षा का वो बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। एक अध्यापिका थी जिनकी क्लास में एक अंधा लड़का पढ़ता था। एक दिन क्लास में एक चूहा खो गया और उन्होंने उस अंधे लड़के से मदद मांगी। बिल्कुल, क्योंकि वो जानती थीं कि उसकी सुनने की क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। उस एक छोटी सी सच्ची प्रशंसा ने उस लड़के की जिंदगी का रुख बदल दिया। क्योंकि उस अध्यापिका ने कोई चापलूसी नहीं की थी, उसने उसकी एक असली ताकत को पहचाना था। और वही लड़का आगे चलकर सदी का महान संगीतकार स्टीवी वंडर बना। क्या किस्सा है ये? अब आइए इस चर्चा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, सहमति बनाना और लोगों को प्रभावित करने की कला। इसके लिए जो एक मजेदार उपमा सामने आती है, वो मुझे बहुत पसंद आई। वो मछली पकड़ने वाली उपमा? हाँ, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि केंचुआ लगाते हैं, क्योंकि मछली को वही पसंद है। बिल्कुल। इंसानी रिश्तों में भी दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा उनके हितों और इच्छाओं के बारे में बात करनी चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। उन्होंने समझा कि बहस में कभी कोई जीत नहीं होती। अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो भी आप सामने वाले की सद्भावना हमेशा के लिए खो देते हैं। इसके बजाय सीक्रेट ऑफ सुकरात यानी सुकरात के रहस्य का उपयोग करना चाहिए। हाँ, सुकरात कभी अपने विरोधियों को सीधे तौर पर गलत नहीं कहते थे। वो बात की शुरुआत उन मुद्दों से करते थे जिन पर दोनों की सहमति हो। मतलब शुरुआत में ही सामने वाले से हाँ हाँ कहलवाना। बिल्कुल। इससे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक लय बन जाती है जहां विरोध की गुंजाइश कम हो जाती है। और लीडरशिप में भी यही काम आता है। किसी की गलती सुधारने से पहले अपनी गलतियों पर बात करनी चाहिए और सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछने चाहिए, जैसे क्या आपको लगता है कि यह तरीका काम करेगा? इससे लोगों का सम्मान बचा रहता है। एक बिस्तर गीला करने वाले बच्चे का उदाहरण भी तो दिया गया है। उसे डांटने से कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब माता पिता ने उसकी खुद की पसंद का बिस्तर और पजामा लाकर उसकी मर्दानगी और गर्व को जगाया, तो उसने बिस्तर गीला करना छोड़ दिया। एक और जबरदस्त उदाहरण एडवर्ड बोक का है, जो सिर्फ एक अच्छे श्रोता बनकर और मशहूर हस्तियों के बचपन में दिलचस्पी दिखाकर एक सफल संपादक बने। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने अभी तक जो भी चर्चा की वो तो जैसे एक आदर्श दुनिया की बात हो गई। सब मुस्कुराइए, तारीफ कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली दुनिया हमेशा इतनी आदर्श नहीं होती है। नस्टासिया सभी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक समीक्षा इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। नस्टासिया सभी तर्क देती हैं कि किताब कहती है कभी शिकायत मत करो और हमेशा मुस्कुराओ, लेकिन अगर कार्यस्थल पर कोई नस्लवाद या सेक्सिज्म या होमोफोबिया का शिकार हो रहा हो
तो वहां सिर्फ मुस्कुराना कैसे काम आ सकता है? वहां तो चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देने जैसा है। एकदम सही। ये दृष्टिकोण न केवल व्यक्ति की सच्ची भावनाओं जैसे गुस्सा या दुख को दबाता है, बल्कि ये एक तरह का चालाकी भरा या मैनिपुलेटिव तरीका भी लगता है। मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ कि वो ये बात क्यों कह रही हैं। किसी को अन्याय सहने के बाद मुस्कुराने के लिए कहना बहुत गलत हो सकता है। और यहीं पर कैरन केलर का लेख द मिसिंग सीक्रेट चर्चा में आता है। केलर का तर्क है कि डेल कार्नेगी या रॉबर्ट सियाल्दिनी जैसे लेखक सिर्फ बाहरी कार्यों यानी डूइंग पर ध्यान देते हैं। क्या बोलें, कैसे मुस्कुराएं, लेकिन वे अंदरूनी प्रभाव या आत्मा, जिसे वो बीइंग कहती हैं, उसकी बात नहीं करते। केलर इसे 2020 इन्फ्लुएंस कहती हैं। इससे स्पष्ट करने के लिए टाइगर वुड्स का उदाहरण बहुत सटीक है। टाइगर वुड्स ने बाहरी दुनिया को प्रभावित करने के सभी तरीके सीखे थे। उनका पीआर एकदम परफेक्ट था। लेकिन वो अपनी अंतरात्मा को सुनने में विफल रहे। बिल्कुल, वे आंतरिक प्रभाव के स्तर पर चूक गए और जब उनकी निजी जिंदगी के राज खुले तो उनका पूरा बाहरी साम्राज्य ढह गया। बिना आत्मा के प्रभाव डालना सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया है। तो इस सब का मतलब क्या है? डेल कार्नेगी के सिद्धांत आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी भूख सहानुभूति और महत्व पाने की होती है। लेकिन आधुनिक स्रोतों ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें अपनी प्रामाणिकता और आंतरिक आवाज की कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने में है, ताकि हम बिना चालाकी के सच्चे अर्थों में प्रभाव डाल सकें। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने इन दोनों विचारधाराओं को जोड़ा है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक गहरा विचार जो स्रोतों से निकलकर एक कदम आगे जाता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान कार्नेगी के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करने लगे। मतलब हर कोई हमेशा सहमत हो? हाँ, कोई कभी आलोचना ना करे और हर कोई सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए अपनी बात कहे, तो क्या उस दुनिया में कभी कोई नया और क्रांतिकारी विचार जन्म ले पाएगा? क्या हर किसी से सहमति जताने की कला में महारत हासिल करते करते इंसान कहीं अपनी खुद की असली पहचान और सच बोलने की हिम्मत तो नहीं खो देगा?